अब सवाल आते हैं कि सर हम लिखें क्यों? एक सवाल ये भी आता है, वाई देयर इज एक पेपर जहां पे लिखना जरूरी है? बिकॉज अल्टीमेट गोल एज ए सिविल सर्वेंट तो यही है ना कि यू विल बी राइटिंग द लेटर्स, you will be drafting the laws, you will be passing the judgment, you will be issuing the policies, you will be compiling the reports. यही सारे काम तो आप कर रहे होंगे। ये आपके लिए कोई और भले कर रहा होगा वहां पे बैठ के, लेकिन इसको चेक कौन कर रहा होगा? वहां पे गलतियां कौन सुधार रहा होगा? वो आप कर रहे होंगे। इन अ डेमोक्रेसी, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ओरल कम्युनिकेशन से ज्यादा आपके रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर बात होती है। दैट इज ऑलवेज अ फैक्ट। और इसीलिए एक बात सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को एडवाइजेबल होता है कि अगर आपके सीनियर्स आपसे कुछ कह दें तो कर दीजिए, लेकिन अगर कुछ ऐसा कहते हैं जो आपको लगता है कि दैट कैन गोज अगेंस्ट यू, तो अगर रिटर्न में नहीं दे रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, समझिए और फिर करने की सोचिए। बिकॉज क्या होता है कि ओरल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब जितने आपके लॉज बने हैं, जितने जजमेंट्स हैं, इन सब का एक रिटन कम्युनिकेशन है, सो दैट देयर इज अ क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, एंड इन दैट सिविल सर्वेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द ब्यूरोक्रेसी, दैट इज एक्चुअली सेंटरिंग अराउंड व्हाट इज दैट? राइटिंग। कैसी राइटिंग? जो कि क्लियर है, प्रिसाइज है, क्लैरिटी के साथ है, ठीक है, एंड इट इज पर्सुएसिव। तो क्लियर है, तो हमें बच्चा भी ऐसा चाहिए जो क्लियर लिख सके, जो क्लियर समझ सके, एंड दैट इज वाई दे हैव इंक्लूडेड मेंस एज द पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर दिस सिलेक्शन। प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं कर रहे, उनको पता है तुक्के से तुम आ जाओगे, लेकिन मेंस के लिए यू विल हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, दे वांट द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, एंड दैट इज वाई यू हैव अ सब्जेक्टिव मेंस एग्जामिनेशन जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। प्रीलिम्स को काउंट ही नहीं किया, मेंस के एग्जाम को लाइक मेंस और इंटरव्यू के बीच इतने ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस, जस्ट थिंक ऑन दैट, व्हाई इट इज देयर? बिकॉज दे वांट यू टू हैव द कैपेसिटी कि आप इस पे अच्छे से वर्क कर सकें, एंड दैट इज व्हाई मेंस का जो पोर्शन है, जो आपके फाइनल सिलेक्शन में जो परसेंटेज है, दैट इज ऑन अ मच हायर एंड देन द इंटरव्यू। इंटरव्यू होता ही कितने का है? 275 नंबर का मुश्किल से, और मेंस कितने का होता है? 1750। तो आप सोच के देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंशिएशन है। एक तरफ आप हमसे ये कहते हो कि देयर इज एन पर्सन हु इज सिटिंग एट ओवर देयर हु कैन एक्चुअली जज यू विथ ऑल हिज एक्सपीरियंस, क्योंकि उनकी जो उम्र है, हमें पढ़ा, जब हमने इंटरव्यू के लिए हम तैयारी कर रहे थे तो हमसे ये बात बोली जाती थी कि जो उनकी एज है ना, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो आपकी उम्र से कहीं ज़्यादा है। तो काहे कि करप्ट ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, क्यों मिल जाते हैं हमें करप्ट ब्यूरोक्रेट्स? इसका जवाब दे दो। सो इट मीन्स दैट इज सब्जेक्टिव, देयर कैन बी द फेलियर ऑफ द जजमेंट्स, and that is happening, otherwise corruption would not have been thriving in the country, but still, so they are also making some mistakes. When a human being is sitting over there, things can be subjective, things are always subjective, but then what is the most important thing for the UPSC right now? It is that how clear and precise you are actually, and that is tested in the mains and not in the interview. तो अगर आपका मेंस अच्छा है और आपने बहुत अच्छा लिख लिया, तो इंटरव्यू में कितने भी कम नंबर आएंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये तय है, ये तय है। यू कैन गो एंड चेक द मार्क्स ऑफ द टॉपर्स, जो टॉप करते हैं। सो व्हाई यू मस्ट स्टार्ट राइटिंग? बिकॉज राइटिंग आपकी पर्सनैलिटी एग्जामिनर को रिफ्लेक्ट करता है। यू नो दैट आप जिस टाइप का आंसर दे रहे हो उसको पता चलेगा कि यू हैव द क्लैरिटी ऑफ थॉट और नॉट, वेदर यू आर लाइक पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी और नॉट, एटलीस्ट उसको एक आइडिया होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, फॉर व्हाटसोएवर रीजन यू कैन नॉट जस्टिफाई द करप्शन इन योर आंसर। द मोमेंट यू विल बी जस्टिफाइंग द करप्शन इन योर आंसर, एंड समटाइम्स दे विल बी गिविंग यू सच क्वेश्चन वेयर दे वांट यू कि ठीक है, थोड़ा सा रूल को साइड कर देते हैं, थोड़ा सा करप्शन कर लेते हैं ताकि काम हो जाए, एंड कुछ बच्चे दे विल बी फॉलोइंग प्रे टू इट। नेवर एवर जस्टिफाई any activity that supports corruption, that goes against the national interest. For a country to thrive, national interest comes first. The moment you will be justifying ki how India is bad at something, let's say, and how you can think of compromising the national interest, एग्जामिनर बोलेगा ये बच्चा देश के ब्यूरोक्रेसी के लायक नहीं है। ये अलग बात है कि
कई सारी कमियां हमारे अंदर भी हैं और उसमें हमें सुधार करने की ज़रूरत है. वी आर इम्प्रूविंग. बट इन द कॉपी एग्जामिनर वॉन्ट्स अ पर्सन हु इज आइडियल at least in terms of copy. So it's about the ideality with the practicality. So he doesn't want you to be that much ideal and he doesn't want you to be that much practical. आपको एक balance करना पड़ेगा. And that is reflected in your answer. Second thing, क्यों लिखना है? Because you have the ideas cluttered ideas हैं. हम क्या करते हैं ना, कभी ये सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं, कभी वो सोच रहे हैं. इसके पीछे भी कहीं ना कि शॉर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है. हम क्या कहते हैं, अपना शॉर्ट्स देख रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, कभी ये मैसेज देख रहे हैं, कभी वो मैसेज देख रहे हैं. हम देखते रहते हैं. हमारे आइडियाज भी ऐसे हैं. हम कभी बैठते नहीं, हम सोचते नहीं. आपने अक्सर सोचा है कि आपको आंसर लिखना क्यों नहीं पसंद है? हैव यू एवर थॉट ऑन दिस? मैं बताता हूं क्यों नहीं पसंद है. जब भी आपको आंसर लिखने की बारी आती है, लाइक कई बार मेरे से बच्चे भी बात करते हैं कि सर मेरे को पढ़ने का तो टाइम मिल रहा है लेकिन मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है. मैं बोलता हूं अच्छा ठीक है बेटा, मैंने आपको तो 2 ही आंसर बोला था. ये मेरे पेड बैचेस में भी है, ये सभी जगह है, ये ज्यादातर बच्चों के साथ है, आपके साथ भी होगा. आप बोलते हो सर मेरे पास 8 घंटे पढ़ने का टाइम है. 8 घंटे आप पढ़ते हैं लेकिन सर मेरे पास 30 मिनट मुझे आंसर राइटिंग का मौका नहीं मिल रहा. होता है कि नहीं? बताना, आप बताओ. होता है? ये एक्सक्यूजेस देते हैं? होता है आपके साथ? यस या नो? कि सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, सब लिखने का टाइम नहीं मिलता. डज इट हैपन विथ यू? अब मैं आपको बताऊं ये क्यों होता है. जस्ट थिंक ऑन दिस, थिंक ऑन द रीजंस. यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट. अगर आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं देन थिंक ऑन द रीजन. क्या लॉजिकल रीजन हो सकता है? सिंपल सा रीजन ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए आप पढ़ सकते हैं. सो यू आर एक्चुअली पैसिवली कंज्यूमिंग द आइडिया, बट आप बिना सोचे आप लिख नहीं सकते. बिकॉज यहां पे आइडियाज को रिप्रेजेंट करने में यू विल हैव टू एक्टिवली इंगेज योर ब्रेन. And that is why we never want to write. हम 10 घंटे पढ़ना जस्टिफाई कर लेंगे लेकिन आधा घंटे लिखना नहीं चाहते. And freedom actually comes when you start leaving your comfort zone. जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो हम अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आने नहीं चाहते, हम सोचना नहीं चाहते. और जब हम सोचना नहीं चाहते तो हमारे आइडियाज क्या होते हैं? कुछ आइडियाज इधर हैं, कुछ आइडियाज इधर हैं, तो हम लिंकेजेस डेवलप नहीं कर पाते. दैट हैपेंस. क्लटर्ड आइडियाज, स्ट्रक्चर्ड आइडियाज. आपको क्लटर्ड आइडियाज काम नहीं आएंगे, आपको स्ट्रक्चर्ड आइडियाज काम आएंगे. और ये आइडियाज को स्ट्रक्चरिंग आपकी आंसर राइटिंग कराएगा, केवल रीडिंग नहीं करा पाएगा, ये तय है. बिकॉज हमारा माइंड रेस्टलेस है. अभी मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री, ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल ले रहे हैं. हिस्ट्री पढ़ रहे थे और सडनली मुझे वो क्लास में एक मेरी सीट के सामने एक लड़की बैठती थी, वो आ गई और दिमाग उसने ऐसे लाइक बाल वाला ऐसे किए होंगे, दिमाग में आ गए कि अरे यार वो क्या कहते हैं, बड़ी प्यारी सी लग रही थी. आइडियाज आर एक्चुअली, यू आर एक्चुअली जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया. होता है बहुत सारे बच्चों के साथ. यू ऑल आर यूथ. आधे बच्चे तो इसी में बर्बाद हैं. आप अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि आपको क्लास में पढ़ने के लिए भेजा गया था, इसलिए नहीं भेजा गया था. क्या पता उसको खुजली हो रही हो, तुमको लग रहा था कि बाल सवारी, उसको खुजली हो रही होगी. सोचने में दिक्कत है क्योंकि हम कुछ और सोच रहे होते हैं, चीज़ें कुछ और हो रही होती हैं. ये भी तो हो सकता है कि जब वो तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराई होगी, तुम्हें लग रहा होगा कि वो तो इशारे पास करिए आप, और वो बोलियो कि बेटा अगला नंबर तेरा है, तेरा कटेगा. होता है. तो वी स्टार्ट इंटरप्रेटिंग द थिंग्स इन द वे वी वांट टू सी द थिंग्स. और उसके बाद आप सारी पढ़ाई छोड़ के इधर उधर भटक जाते हो. इन द स्टूडेंट लाइफ अगर आपको सक्सेस चाहिए, अपने सारे आइडियाज को, बस अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह पे लगा दो. दैट इज एक्चुअली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? शाहरुख खान की एक मूवी है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम. उसमें एक डायलॉग है, आपको डायलॉग हो सकता है याद हो, कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जगह ने तुमसे मिलाने की साजिश की है. कुछ ऐसा डायलॉग था. आई डोंट रिमेंबर, मतलब मूवी का नाम फिलहाल मैं मिस कर रहा हूँ. किसी को याद होगी तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा. दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जब आप अपनी सारी एनर्जी मेंटली, फिजिकली, हर वे में
एक फोकस, एक चीज पे फोकस कर देते तो पूरी कायनात आपके साथ आपको पुश करती है उस चीज को पाने में, सिलेक्शन दिलाने में। ज़्यादातर केस में 99.99% बच्चे वो अपना 100% फोकस देते ही नहीं है, फोकस भटका रहता है। आइडियाज आर क्लटर्ड, स्प्रेड, इधर उधर है। दिल से बताना, क्या कोई ऐसा दिन गया जब आपने बिना सब कुछ सोचे हुए एक दिन भी 10 घंटे ढंग से पढ़ाई की है? सोच के देखना, 90% में यू विल बी राइटिंग अ नो। सो व्हेन यू विल बी एक्चुअली राइटिंग, writing will be forcing you to make the connection between the ideas, and this actually UPSC demands from you. And then it will force you to produce the coherent narratives. Coherent narrative means the structured ideas, linkages, discontinuous ideas नहीं है। अगर अगला पॉइंट भी आ रहा है, then there is the reason, like polity के बाद मेरा जो अगला टॉपिक आएगा वो गवर्नेंस वाला आ जाएगा, there is a logical reason behind that. Then I will be discussing about the policy, then I will be discussing about the institutions, then I will be discussing about something else. So when you will be doing this, that will be reflecting your consolidated knowledge to the examiner. Writing helps you to build up, to showcase your consolidated knowledge. So आपको लिखना पड़ेगा, ये फैक्ट है। अनइंटेंडेड बेनिफिट इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, क्योंकि जब आपके आइडियाज कोहेरेंट होंगे, आपकी जुबान से अनकनेक्टेड आइडियाज निकलने बंद हो जाएंगे। ये फैक्ट है, क्योंकि आपके आइडियाज स्ट्रक्चर्ड हो रहे होंगे। सो सबकॉन्शियसली यू आर एक्चुअली लर्निंग टू कट द क्लटर, यू आर स्ट्रक्चरिंग योर आइडियाज एंड यू आर गोइंग टू आर्ग्यू कोहेरेंटली। कई सारे स्पीकर्स को जो इसको आप पॉडकास्ट पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, आप कई बार आपको लगता है इसने इतनी सारी बात बिना किसी पेन पेपर के सामने कैसे बोल दी। ही हैव थॉट ऑन दैट थिंग, वो ऐसे नहीं बोल रहा है। He have thought on those things, and that is why he is writing on those things, he is speaking on those things. करके तो देखिए, it will create the difference. Then जब आप लिखना शुरू करते हैं, you start observing the things. जब आप लिखना शुरू करेंगे, you actually start observing the things. When you start observing the things, आप जो भी चीजें सुन रहे हैं उसको लेके आप ज्यादा अलर्ट होना शुरू करेंगे। एंड देन जब आप जो सुन रहे हैं उसको लेके ज्यादा अलर्ट होना शुरू करेंगे, तो आप जो पढ़ भी रहे हैं ना उसको भी लेके ज्यादा क्यूरियस होंगे, तो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है वो भी इंप्रूव होगी। एंड व्हेन दिस थिंग विल बी हैपनिंग, यू विल बी एक्चुअली कंज्यूमिंग मोर कंटेंट। ज्यादा कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे होंगे, जब आप ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे, बेटर कंटेंट आपके पास होगा, आइडियाज स्ट्रक्चर्ड होंगे, अल्टीमेटली यू विल बी राइटिंग द बेस्ट आंसर, एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। सो यू विल हैव टू राइट। बिना लिखे तो नहीं होगा, ये तय है। अगर आप कोई बच्चा आपसे बोलता है ना मैंने बिना लिखे एग्जाम निकाल लिया, वो नया बच्चा होगा जो इसको मजा आता होगा कि जबरदस्ती की तारीफ ढूंढने में। बिना लिखे नहीं होगा, ये तय है, आपको लिखना पड़ेगा, पसंद हो चाहे ना पसंद हो। यू विल हैव टू राइट, देयर इज नो अल्टरनेटिव, पॉसिबल ही नहीं है, लिखना पड़ेगा। राइटिंग मेक्स यू एन एक्टिव कंज्यूमर। सो क्या होता है जब आप रीड करते हो, सो यू डोंट ओनली रीड, यू रिफ्लेक्ट। जो भी पढ़ रहे होते हो आप आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट करता है। यू डोंट जस्ट लिसन, केवल आप सुनते नहीं हो, यू एक्चुअली प्रेजेंट योर आंसर, एंड यू डोंट जस्ट फील, यू क्रिएट द मीनिंग आउट ऑफ दैट। तो राइटिंग आपका आंसर बेहतर बनाता है। सो रीडिंग बिकम्स रिफ्लेक्शन, लिसनिंग बिकम्स प्रेजेंटिंग, फीलिंग बिकम्स क्रिएटिंग, एंड दिस इज व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी फ्रॉम यू। एंड सो दिस इज द रीजन व्हाई यू मस्ट कंसिडर स्टार्ट राइटिंग द आंसर। लिखना तो पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो लिखना पड़ेगा, ये तय है। अब मैं कितना भी यहां पे क्लास ले लूं, कुछ भी बता लूं, अगर आप लिखने को तैयार ही नहीं हो तो मैं क्या कर लूंगा? नहीं कर सकते, बिकॉज आपका कंट्रीब्यूशन जरूरी है वहां पे, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू सिट इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन और द अदर एग्जामिनेशन। मैं तो नहीं बैठूंगा आपकी जगह पे, आप बैठोगे। तो रेस अगर आपको जीतनी है तो आपको लड़ना पड़ेगा। एक मिल्खा सिंह का डायलॉग था कि मिल्खा सिंह ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। तो मिल्खा सिंह ने जवाब दिया वो पाकिस्तानी कोच को कि सर दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो उस तरीके से एक बार दौड़ के देखो और ये मान लो कि ये ज़िंदगी का आपका आखिरी यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उस तरह से भाग के देखो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। अब बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं,
दे से कि सर हम तो लिख नहीं सकते, अच्छा हमें तो लिखने नहीं आता है। बिल्कुल, आप ये बात बोलते हैं कि आपको लिखने नहीं आता है, मानता हूँ, बट डू यू एक्चुअली नो दैट यू आर एक्चुअली सफरिंग मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी? किसको लिखने आता था? किसी को लिखने नहीं आता। मैं कई टॉपर्स की कॉपीज देखता हूँ जब हमारा सोशियोलॉजी का बैच चलता है या फिर जीएस का बैच चलता है। मैं कई सारे टॉपर्स की कॉपी देखता हूँ और जब कई बार मुझे यकीन नहीं होता कि इस बच्चे के इतने अच्छे आंसर, इस सीनियर के इतने अच्छे आंसर और एक टाइम का इनका इतना बेकार आंसर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने उन जो टॉपर्स की कॉपी देख रहा हूँगा ना, हो सकता है कोई कॉपी ऐसी होगी जो 6 महीने बाद वाली देख रहा हूँगा और कोई कॉपी ऐसी होगी जो उसने स्टार्टिंग डेज में लिखी होगी। 6 महीने तक इस इंसान ने लगातार मेहनत की, 6 महीने तक लगातार मेहनत की, अल्टीमेटली क्या 6 महीने बाद ये अच्छा नहीं लिख रहे होंगे? बट इफ ही वुड हैव बीन थिंकिंग कि यार मैं कभी अच्छा लिखूंगा, कभी अच्छा लिखूंगा, तो कभी नहीं लिखोगे। ये कुछ वैसा ही है। जब हम बचपन में साइकिल चलाते थे, हमें साइकिल चलानी होती थी, तो कई बार होता था कि हमें डर लगता था, हम साइकिल पहले लेके गिरते थे। मेरे भी बड़े घुटने छिले हैं यार, मतलब घुटने छिलने में तो, साइकिल चलाने में मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। बहुत घुटने छिले थे मेरे, मैं बार बार गिर जाता था। पापा ने थोड़ा सा सपोर्ट किया और पीछे पकड़ लेते थे। अब मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरे पापा भी मुझे पता नहीं था, बड़ा धोखा दिया उस मामले में उन्होंने। अब जब मैं साइकिल चलाने लगता था, जब धीमे धीमे बैलेंस करने लगता था, तो कभी कभी मतलब कभी पलट के देखा तो मुझे देखा पापा तो है ही नहीं पीछे, और मेरी साइकिल जैसे ही मैंने देखा पापा है नहीं पीछे, मैं गिर जाता था। और पापा बोलते थे अरे बेटा तुम थोड़ा तेज चलाने लगे थे, तो मैं बोलता, फिर मैं रोने लगता था। फिर क्या कहते, फिर लेकिन अगले दिन फिर वही बच्चे हैं, भूल जाते हैं। मम्मी पापा क्या कहते, भूल जाते थे, फिर चलाने लगे। बट एक दिन ऐसा आया जब गिर गिर के पापा ने नहीं पकड़ा स्टार्टिंग से ही, और मैं चलाना सीख गया, क्योंकि मैंने बैलेंस करना सीख लिया। आंसर राइटिंग भी कुछ ऐसी है। आप लिखना शुरू कीजिए, थोड़ा सा हम आपको पकड़ लेंगे, सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस मेंस ड्रिल प्रोग्राम। फिर आप लिखना शुरू कीजिए, गिरिए, फिर लेकिन उठना मत भूलिए। गिरना बड़ी बात नहीं है, उठना बड़ी बात है। भगवान कभी भी कोई दरवाजा बंद नहीं करता जब तक वो खिड़की नहीं खोल देता है। हवा आने देगा, आपको बस वो खिड़की पहचान लेनी है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सो यू आर एक्चुअली सफरिंग मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको, बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक कपल था, हस्बैंड वाइफ, ये एक जगह पे शिफ्ट हुए, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके सामने एक घर था, ठीक है। तो खिड़की से बाहर मतलब वाइफ देख रही थी, तो उनको दिखा कि कोई महिला थी, वो बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। तो अपने हस्बैंड से बोलती है बड़ा गंदा बर्तन धुलती है, बहुत गंदा बर्तन धुलती है। तो बोले कोई बात नहीं, हमको क्या करना है दूसरे से, हस्बैंड ने बोला। तो बोली ठीक है, लेकिन इतना गंदा बर्तन कौन धुलता है भैया? तो ठीक है कोई नहीं। फिर अगले दिन फिर सो के उठी। अच्छा, कुछ लोग को ना सफाई का कीड़ा होता है, अच्छी बात है वैसे तो, मेंटेन द हाइजीन। फिर आज इसने बड़े गंदे बर्तन धुले हैं। तो हस्बैंड बोला कि भैया छोड़ दो उसको, क्यों उसके पीछे पड़ी, उसने धुले होंगे गंदे बर्तन, हमें क्या करना है। इस तरह से 4-5 दिन चलता रहा। 7वें दिन जब वो उठी तो देखा रे बर्तन तो चमचमा रहे हैं। तो उसने अपने हस्बैंड से बोला कि पता है उसने बर्तन बड़े साफ धुले हैं। बोले हाँ, क्योंकि आज मैंने खिड़की को अच्छे से साफ किया, हमारी एक्चुअली खिड़की गंदी थी। लाइफ इज लाइक दैट ओनली। हमारी खिड़की गंदी थी इसलिए हमें दूसरे के बर्तन गंदे दिख रहे थे। शी वॉज सफरिंग मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। तो इमेजिनेशन करना बंद कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप आंसर कैसा लिखेंगे, लिखना शुरू कीजिए। सो इफ यू विल बी स्टार्ट राइटिंग, तो वो बर्तन भी आपको साफ दिखने लगेंगे। और आप लिखना नहीं शुरू करेंगे तो आपको वो बर्तन कभी साफ नहीं दिखेंगे, आपकी खिड़की गंदी ही रहेगी। एंड 80% जो भी आपके आइडियाज हैं, जो आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, दिस विल एक्चुअली कम टू यू आफ्टर यू स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज क्योंकि अभी आइडियाज क्लटर्ड हैं, फैले हुए हैं, इधर उधर भटके हुए हैं, उनको एक साथ लाने के लिए यू विल हैव टू स्टार्ट राइटिंग। ठीक है।
अब अगला सवाल कि मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिखना शुरू करूं, ये एक सवाल आ जाएगा कि शुरुआत करनी है सर आंसर राइटिंग की, कहां से शुरुआत करूं, सवाल आएगा ना। ठीक है, तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू स्टार्ट राइटिंग विद द यूपीएससी क्वेश्चन। नहीं लिखते हैं क्योंकि वो तो नेक्स्ट लेवल का एग्जामिनेशन है ना, हम नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी तो हम लिखना जानते ही नहीं। डोंट स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द यूपीएससी क्वेश्चन, नहीं उठाऊंगा मैं क्या करूंगा, आप क्या कर सकते हो, अपने बारे में लिखना शुरू कर सकते हो, या फिर कुछ भी जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में लिखना शुरू करते हो। 1 महीने करके देखो, यू विल बी अमेज्ड। इनफैक्ट इससे अगर कुछ और अच्छा करना चाहते हो, थोड़ा सा एकेडमिक्स में जाते हुए लिखना चाहते हो, तो देखो यार हम लोग क्या करें ना, हम लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वी हैव दिस फ्री एंड पेड प्रोग्राम वाला थिंग। तो ऑलरेडी एनसीईआरटी के वीडियोज आ रहे हैं, आपको पता है इस चैनल पे, जहां पे अमन सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, रोहन सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, गौरव सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं। इन एनसीईआरटी के वीडियोज देखने का, तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दे आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द बिहाइंड। 3-4 क्वेश्चंस होते हैं क्लास 6 के, अभी तो हमने क्लास 6 खत्म कर दिया, अब 7th पे हम चल रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप उठाइए और उन क्वेश्चंस को लिखना शुरू कीजिए। जैसे कल एक क्वेश्चन था जब मैं पढ़ रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, या व्हाट आर द प्राइमरी सेक्टर्स, जो हमने लाइक क्लास 6 के लास्ट चैप्टर में था। सिंपल है, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर। इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट विथ 150 वर्ड्स, स्टार्ट राइटिंग 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स तो लिखना शुरू कीजिए। एक कदम उठाइए, फिर दूसरा कदम अपने आप उठेगा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, चलते चलते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने घर से लबासना की दहलीज पे पहुंच गए। लेकिन वो कदम आपको उठाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ आंसर राइटिंग, जो कि आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं अगर आप अभी से आपने कुछ भी नहीं लिखा है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट विथ, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, एंड देन चेक कि इसका आंसर क्या होगा, देन चेक कि आपने क्या लिखा है, व्हाट यू कैन इंप्रूव, एंड देन सिंपली इंप्लीमेंट दैट। हर एक क्वेश्चन को लिखने के बाद ये देख लो कि इसका मॉडल आंसर क्या हो सकता था। कंपेयर योर आंसर, when you compare you improve the content in your answer, and when you improve the content in your answer becomes good, and include the examples also. तो ये चीजें जब आप करते जाओगे, आंसर राइटिंग इंप्रूव करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सो दिस इज द थिंग दैट यू कैन, इफ यू वांट टू स्टार्ट, और नहीं समझ में आ रहा है तो यार क्लास 6 का आंसर नहीं लिख पाओगे और उसमें घबराओगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ चलेगा? तो ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे कुछ लोग ना, मतलब जो बिल्कुल एक्सेस नेगेटिव वाले हैं, बोलेंगे अरे सर क्या कहते हैं उसको लिखने से क्या कहते हैं थोड़ी हमारा इंप्रूवमेंट होगा, ये वो तो वाली बात हो गई कि भाई अगर आपकी किस्मत खराब है तो ऊंट पे जो इंसान बैठा हुआ है उसको भी कुत्ता काट लेता है, होता है ना। अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे, उन नेगेटिव लोगों के बारे में सोचोगे, उन मनहूस लोगों के बारे में सोचोगे जो ना तो आंसर लिखते ना तो कुछ करना चाहते, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों से दूर रहें, उन लोगों से रहें जो लाइफ में प्रोडक्टिव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जो आपको बार बार ये बताते हैं कि आप क्यों कर सकते हैं, ना कि ये बताते हैं कि आप में क्या कमी है और आप कुछ नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना बस। आंसर लिखने के लिए यू विल बी नीडिंग द मोटिवेशन। जब आपका आंसर खराब होगा वो आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम कभी अच्छा आंसर लिख पाओगे, बल्कि वो ये बताएगा कि आप इस आंसर में ये इंप्रूवमेंट कर लोगे तो थोड़ा सा और बेटर बन जाएगा। ऐसे लोगों के साथ संगत बनाइए और 1-2 छोटा सा एक कोर ग्रुप बना लो। कोर ग्रुप जहां पे आंसर लिखना चाहते हैं कुछ लोग, 2-3 लोग, आंसर शेयर करो, डिस्कस कर लिया करो 15 मिनट के लिए। स्टार्ट करो, 1 महीने करके देखोगे, यू विल बी सीइंग द अमेजिंग रिजल्ट्स इन द एंड। ठीक है, सो फॉर्म अ कोर ग्रुप, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सजेशन। जैसे मैं आपको बता दूं, जब मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी की थी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, मेरी रैंक इट वाज 37 ऑल इंडिया रैंक। 2012 की बात है ये। आई गॉट द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आई वॉज वर्किंग एज द असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये मेरी रैंक थी और ये रैंक मेरी आई थी 2 महीने के अंदर तैयारी करके। फॉर्म उस टाइम भी बहुत बच्चे भरते थे, बट मेरा कोर ग्रुप में एक मेरा फ्रेंड था अनुज, जो कि इनकम टैक्स में इस टाइम पे, करेंटली ही इज द इनकम टैक्स ऑफिसर, और मेरे बड़े भैया जो हमें गाइड करते थे, और हम दोनों में कंपटीशन होता था। हम डेली पेपर देते थे। हम कभी ये नहीं बोलते थे कि हम एसएससी नहीं निकाल पाएंगे, हम ये बोलते थे जितना हमारे दम में है ना हम कर जाएंगे। वो मिल्खा सिंह वाला डायलॉग याद है ना, ये जिंदगी की तुम्हारी आखिरी रेस हो सकती है। तो हम भागे भी वैसे ही थे। 2 महीने के अंदर एग्जाम निकाला था। अब कई लोग को अगर आप बोलोगे अरे एसएससी का एग्जाम 2 महीने में निकाल लोगे, बोलेगा फेक रहा है। सर किया है,
क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, 2 महीने ही तो बचे थे, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। या तो मैं गिव अप कर देता, मैं बोलता 2013 के लिए तैयारी करूंगा, या फिर मैंने सोचा कि यार चलो एग्जाम देना ही है तो दिन रात एक करके पढ़ के देख लेते हैं, शायद हो जाए। उस शायद के लिए हम फाइट कर गए थे। तो आप फाइट कर लो, आपके पास तो फिर भी टाइम है, 2 महीने से कहीं ज्यादा। इवन इफ यू आर 0 राइट नाउ, अगर आप यूपीएससी के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हो, बिलीव मी, आप आज भी 0 से स्टार्ट करके आप रैंक 1 तक जा सकते हो। इट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड कि आप लड़ने के लिए तैयार हो। क्योंकि एक चीज ध्यान रख लेना, जिंदगी में उन लोगों को हराना बहुत मुश्किल होता है जो कि हारना हमेशा टालते चले जाते हैं। जो जितनी बार गिरते हैं ना, उतनी बार उठ खड़े होते हैं। और जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो लोग आते हैं, बोलते हैं कि यार यार बेकार है, ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, जबरदस्ती वो करता है। लेकिन ये फिर भी बार बार उठ जाते हैं और उठते रहते हैं, उठते रहते हैं, उठते रहते हैं। एक दिन भगवान भी बोलते हैं इनको उठाओ और भेजो लबासना, हटाओ यहाँ से। तो गिव अप नहीं करना है लाइफ में। लाइफ इज ऑल अबाउट दैट, यू डोंट गिव अप, दैट्स इट। खराब कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ कर तो रहे हैं। एन एक्शन इज ऑलवेज बेटर इन एक्शन। इन एक्शन से तो हमेशा ज्यादा एक्शन अच्छा होता है। कोशिश तो कर रहा है ना, वो कोशिश करेगा तो सांस ले रहा है ना, फाइट करेगा, जीत सकता है। जिसने कोशिश ही नहीं की, जिसने हार मान लिया, जिसने हथियार डाल दिए, वो तो ऐसे ही मरना तय है।